नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास शंकर हूँ। मैं एक चर्म रोग विशेषज्ञ हूँ और आज मैं बात कर रहा हूँ जिंदगी बाइट्स, बात जिंदगी की, जहाँ मैं अपनी जीवनी के बारे में शायद बोलूँगा। और ये मेरे लिए एक ऐसा एक अवसर है जो मैं लोगों को बता पाऊँ कि एक इंट्रोवर्ट बच्चा कैसे आज एक चिकित्सा के क्षेत्र में मेहनत कर रहा है और कैसे उसके जीवन में इंट्रोवर्ट से आप एक्सट्रोवर्ट की तरफ तब्दील हो जाता है। जी हाँ, कहानी है सन 1979 की 15 अगस्त, जिसको हाइट ऑफ मार्च भी कहा जाता है। और 1979 15 मार्च को मेरा जन्म हुआ पटना के एक मध्यवर्गीय परिवार में, मखनिया कुआं में। मैं प्रेरित रहा हूँ अपने दादाजी से, श्री गौरी शंकर प्रसाद जी, जो एक बिजनेसमैन थे। शुरुआती दौर में वो एक बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उन्हें अपने त्याग पर देना पड़ा और वे एक सफल व्यवसायी बने और उन्होंने आर्य समाज को ज्वाइन किया और वो समाज सेवी अपने मरते दम तक बने रहे। वो मेरे एक प्रेरणा के स्रोत थे। मैं अगर दूसरा नाम लूँ जो मेरे प्रेरणा के स्रोत थे, तो वो मेरी दादी जी थी, जो मेरे दादाजी की सेवा इतनी दिल से की कि वो नहीं चाहती थी कि उनके जीते जी मेरे दादाजी का देहांत हो जाए स्वास्थ्य कारणों से। और कहते हैं जैसे श्रवण कुमार थे, वैसे अगर नाम लिया जाता है कि कोई पत्नी अपनी पति की सेवा कर सकता है, तो वो मेरी दादी जी थी। और इन्हीं सेवा भावों से मुझे भी चिकित्सा बनने का एक चाहत आया कि लोगों की सेवा कैसे की जा सकती है। हालांकि मेरे पिताजी माइक्रोबायोलॉजी के लंबे समय तक पटना चिकित्सा महाविद्यालय में विभागाध्यक्ष रहे और उन्होंने बहुत सारे कार्य किया लोगों के लिए, अपने विभाग के लिए, चिकित्सा के क्षेत्र में अपने छात्रों के लिए। और वे एक सफल पैथोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट रहे। मेरे परिवार में लगभग सभी लोग आज के दिन में डॉक्टर हैं। मेरे जो बड़े भाई हैं वो डॉक्टर आनंद शंकर, वो मधुमेह रोग विशेषज्ञ हैं। उनकी पत्नी मेरी भाभी वो डेंटल कॉलेज में हैं। मेरे जो डॉक्टर पल्लवी चौधरी, मेरी जो सिस्टर हैं वो डेंटिस्ट हैं, वो दिल्ली में साकेत में चिकित्सक हैं, दंत चिकित्सक हैं। और मेरे जो जिया जी हैं वो श्री नीतीश सुधीर, वो सफदरजंग अस्पताल में एडिशनल प्रोफेसर हैं सर्जरी विभाग में। मैं जुड़वा भाई हूँ और वो जो मेरा जो जुड़वा में जो मेरा भाई है वो डॉक्टर विवेक शंकर, वो एम्स दिल्ली में एसोसिएट प्रोफेसर है ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में। और उनकी जो पत्नी है वो मैक्स हॉस्पिटल में बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में कार्यरत है। मेरी पत्नी पटना चिकित्सा महाविद्यालय में डॉक्टर मांडवी, वो फार्माकोलॉजी विभाग में कार्यरत है। बट जो हम सबों की जो डॉक्टर है वो मेरी माँ है, क्योंकि उन्होंने ही हमें अपने मेहनत से, अपनी सेवा से, अपने संस्कार से हमें सींचा है। और आप जो आज देख रहे हैं वो मेरी माँ के कारण है और हमें उनका जो स्नेह और आशीर्वाद जो प्राप्त हुआ है। कहानी जब शुरू होती है, जब मेरी एडमिशन होती है संत माइकल हाई स्कूल में, और जब मैं पहली कक्षा में जाता हूँ, और मेरे लिए एक बड़ा गहरा अनुभव था संत माइकल हाई स्कूल में पढ़ने का। एक अलग वातावरण, बड़ी फील्ड, इतने सारे लोग, इतने सारे मित्र, और उन लोगों के बीच में अपने आप को निखारना। मैंने पहले कहा कि एक इंट्रोवर्ट बच्चा, जी हाँ, मैं बचपन में जब तक मैं चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं गया था, मैं एक शर्मीला इंट्रोवर्ट, सीधा साधा एकदम से बच्चा। मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर मेरे घर में कोई भी अगर कोई मेहमान आ जाते थे तो मैं उनके सामने जाने से हिचकता था, मैं उनके सामने नहीं जा सकता था। मैं जाने से पहले अपने मम्मी पापा से पूछता था कि उनको मुझे नमस्कार करना है, पैर छू के प्रणाम करना है या कैसे मिलना है। और कई बार तो ऐसा होता था कि मुझे मिलने नहीं जाना है, मैं पलंग के नीचे घुस जाता था। तो ये भी सच्चाई है मेरी। और मैं एक इंट्रोवर्ट बच्चा जिसको सेंट माइकल्स में एडमिशन मिल गया और वहाँ के टीचर्स द्वारा ऐसा ट्रेनिंग दिया गया कि धीरे 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 ये जो इंट्रोवर्टनेस है वो धीरे 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 कम होते चला गया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने सभी समस्त अभी तक के जितने शिक्षक हैं मेरे, जो उन्होंने मुझे इस फेज से निकाला
और अब मुझे नहीं लगता है कि मैं अब इंट्रोवर्ट हूँ। सेंट माइकल्स में मैंने 1995 में मैंने अपना 10th किया। उसके बाद पटना के एक विद्यालय से मैंने राम मोहन राय सेमिनरी से +2 किया। उस समय मेरा सेंट माइकल्स में एडमिशन नहीं हो पा रहा था, थोड़े नंबर कम आए थे। साइंस कॉलेज में नहीं हो पा रहा था, प्रदेश का ऐसा सिचुएशन था कि और किसी कॉलेज में जाने का डर था कि नहीं जाना चाहिए। उस समय फिर मैंने, मेरे घर के बगल में ही राम मोहन राय सेमिनरी था और मैं वहाँ पे एडमिशन ले लिया 10+2 में। और उस समय मेरे पास एक बच्चा बोलने आया कि मैं चुपचाप बैठा रहता था और मैं बोलने आया कि क्या नाम है तुम्हारा और तुम कहाँ से हो, किस स्कूल से हो। तो मुझे बोला गया कि मैंने बोला कि मैं सेंट माइकल हाई स्कूल पटना का हूँ। तो बोला कि मुझे कि लगता नहीं है तुम सेंट माइकल्स के स्टूडेंट हो। तो मैंने उसको ऐसे करके देखा और फिर मेरे जीवन में उस दिन भी एक चेंज आया। मैंने सोचा कि ये मेरे स्कूल की बात है और लोग कहते हैं कि लगता नहीं है कि तुम सेंट माइकल्स हाई स्कूल के स्टूडेंट हो। तो एक वो दिन था और उस दिन के बाद से मुझे नहीं लगता है कि किसी ने ये कहा हो कि लगता नहीं है कि तुम सेंट माइकल हाई स्कूल के स्टूडेंट हो। मुझे उसके बाद शायद यही ध्वनि सुनाई देती है कि तुम सेंट माइकल्स के हो ना, तभी ऐसे हो। तो एक चेंज था, वो एक प्रश्न है, उस बच्चे का एक प्रश्न कि लगता नहीं है तुम सेंट माइकल हाई स्कूल के बच्चे हो। और उसके बाद एक ऐसा मस्तिष्क में यह आया कि नहीं, आई हैव टू समथिंग गुड, आई हैव टू मेक माई स्कूल प्राउड, मेक माई फैमिली प्राउड। कोई ये मुझे नहीं कह सकता है कि लगते नहीं हो तुम यहाँ से हो, तुम वहाँ से हो। ये मुझे लाइफ में सुनना है, लगता है हाँ तुम यहाँ के हो इसलिए लगता है ऐसे हो। और मैंने वो कर दिखाया। लोग मुझे बोलते हैं हाँ तुम सेंट माइकल्स के हो, तुम हाँ इस कॉलेज से हो, तुम किस कॉलेज से पढ़े हो। तो ये एक प्रेरणा का स्रोत है सभी के लिए कि आप अगर चाहेंगे तो आप, लोग बोलते हैं नेचर और सिग्नेचर नहीं बदल सकता है। अगर आप ठान लेंगे तो आपका नेचर भी बदल सकता है और आपका सिग्नेचर भी बदल सकता है, क्योंकि आपका जिद, आपकी मेहनत, आपकी सोच, आपकी परिपक्वता, आपका एक लक्ष्य। हमारे बायोकेमिस्ट्री में एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर पी विश्वेश्वरन सर, वो कहते थे कि इफ यू एम द स्काई यू विल रीच अप टू ओनली योर ग्रैंड मदर नोज। यानी कि अगर आप आसमान छूना चाहते हैं, छूने का लक्ष्य रखते हैं, तो आप सिर्फ अपनी दादी के नाक तक ही पहुंच सकते हैं। अगर आपका लक्ष्य रहेगा कि आप अपने दादी के नाक तक पहुंचना चाहते हैं तो आप दादी के घुटने के ऊपर से नहीं जा सकते हैं। तो वो भी मुझे एक कहावत ऐसे हमेशा जिंदगी में याद रहती है कि अगर आपका लक्ष्य ऊपर रहता है तो आप कहीं ना कहीं एक मुकाम पे जरूर पहुंच जाएंगे। तो ये भी एक है कि जब मैं +2 करने के बाद जब मगध मेडिकल कॉलेज गया, मैं एडमिशन लिया और वहाँ भी मुझे बहुत तरह की कहिए कि ट्रेनिंग मिली। कहते हैं कि अगर एडवर्स सिचुएशन रहता है तो लोग कभी कभी घबरा जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आपके जीवन में एडवर्स सिचुएशन आ रहा है तो आपको ये मान लेना चाहिए कि आने वाला समय आपका है। एडवर्स सिचुएशन जब खत्म होगा, आपको उस एडवर्स सिचुएशन की जब ट्रेनिंग मिलेगी तो उस समय आप आने वाले समय में उससे कहीं ज़्यादा अच्छा करेंगे, कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, कहीं अच्छा एक्सेल करेंगे और वो आपको विजय की तरफ ले जा सकते हैं। जब मैं एक अच्छे वातावरण में सेंट माइकल्स हाई स्कूल, राम मोहन राय सेमिनरी, घर के वातावरण में रह रहा था, अपने कंफर्ट जोन में रह रहा था, और वहाँ से जब मैं मगध मेडिकल कॉलेज गया तो ना तो मुझे बहुत ज़्यादा इस तरह के इंट्रैक्शन की लोगों के साथ इंट्रैक्शन का ये था, अभी भी कुछ इंट्रोवर्टनेस बचा हुआ था। और जब मैंने मगध मेडिकल कॉलेज वहाँ पे गया तो वहाँ पे भी सिचुएशन हमेशा आपके साथ में नहीं रहती है, लेकिन मेरे साथियों ने, मेरे बैचमेट्स ने, मेरे सीनियर्स ने, मेरे जूनियर्स ने मुझे इतने अच्छे तरह से ग्रूम किया, मुझे इतने अच्छे से सपोर्ट किया, मुझे सहायता दी। जहाँ मुझे प्रॉब्लम आया वहाँ पे वो हमारे साथ खड़े रहे और धीरे धीरे इन सब चीज़ों से मैं उठता चला गया, एक ट्रेनिंग मिलती चली गई। और जब एडवर्स सिचुएशन लाइफ में आया भी तो मैंने उसको पॉजिटिव लिया कि शायद मैंने कुछ गलत किया होगा तब ये आ रहा है, और शायद मैं कुछ अच्छा कर दूं तो ये एडवर्स सिचुएशन चला जाएगा। और ये एक ऐसा सोच था मेरे अंदर में कि मैं सोचा कि अगर ये खराब हो रहा है तो शायद मैंने कुछ गलत किया होगा इसलिए ऐसा खराब हो रहा है, तो मैं और अच्छा करूं, लोगों के प्रति और जागरूक करूं, लोगों को और हेल्प करूं,
लोगों के लिए मैं मितभाषी बनूं, लोगों को मैं कैसे सहायता कर सकता हूं, चाहे वो पढ़ने के क्षेत्र में हो, चाहे वो खाने के क्षेत्र में हो, चाहे साथ रहने के क्षेत्र में हो, चाहे मित्रता निभाने के क्षेत्र में हो। तो इस तरह से ये मेरा एक दिनचर्या बन गया कि आप लोगों को हेल्प करिए और अपने हेल्प से ही आप इस चीज़ों से निकल सकते हैं। और ये प्रूव भी हुआ। वहाँ पे कभी कोई दिक्कत आई गया मैं मगध मेडिकल कॉलेज में, तो लोगों ने मुझे मेरे व्यवहार के कारण, मेरे आचरण के कारण, मुझे मेरे सहपाठियों से लेकर के, मेरे शिक्षक से लेकर वहाँ के जो स्टाफ थे, उन सभी लोगों ने मुझे काफ़ी मदद किया। और उसके बाद मैं फिर पटना चला आया। पटना आने के बाद मेरे पिताजी को लगा कि मैं रिटायर हो रहा हूँ और मुझे कुछ करना चाहिए। हालांकि बाद में उनकी रिटायरमेंट एज धीरे धीरे बढ़ती चली गई, तो उन्होंने एक पारा मेडिकल कॉलेज खोल दिया, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कर दिया, जिसमें कि फिजियोथेरेपी था। और जैसे ही वो खुला, फिजियोथेरेपी बंद हो गई उसमें। तब लेकिन मैं थोड़ा बहुत उसमें भी काम किया और थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क उससे सीखा कि पेपर वर्क का कैसे जवाब देना है, कैसे होना चाहिए। और दूसरा चीज़ सीखा कि आपको कैसे, किस समय क्या स्टेप लेना चाहिए। कहते हैं कि कोई भी चीज़ किया हुआ कभी जाया नहीं जाती है। और उन सब चीज़ों को जो मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव काम किया, आज के दिन में मुझे वो लाभ थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अपने प्रैक्टिस में, अपने मेडिकल कॉलेज में न कहीं वो मुझे मिलती रहती है। उसके बाद में MGM मेडिकल कॉलेज किशनगंज में मेरा MD डर्मेटोलॉजी में एडमिशन हो गया। इस बीच में, एडमिशन से बीच में मैं कुछ 6-8 महीने के लिए मैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भी जाकर के वहाँ रहा। मेडिसिन विभाग में जूनियर रेजिडेंसी किया, नॉन एकेडमिक वार्ड 11 डॉक्टर एस प्रसाद सर के यूनिट में। वहाँ भी मुझे काफ़ी सीखने को मिला। एक दो शख्स ऐसे मिले मुझे जो मेडिकल साइंस में ऐसे लगे रहते थे अपने पेशेंट के साथ, लगता था कि वो उनके पेशेंट नहीं है, वो उनके अपने रिश्तेदार हैं। रोज सुबह जाना, उसी पेशेंट को उसी अंदाज से प्यार से पूछना, बात करना, उनको दवा अपने हाथों से खिलाना, उतना केयर करना। और मुझे लगता था कि वो जो शख्स है, वो जो उस समय के वो पीजी थे, मुझे लगता था कि पीजी शिप नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ पे पेशेंट केयर शिप कर रहे हैं। और इतना ज़्यादा सीखने को मिला उस शख्स से मुझे कि मुझे लगता है कि जब मैं सुबह जाता था तो मुझे लगता था कि 200 पेशेंट है तो 200 पेशेंट सिर्फ वही एक डॉक्टर का नाम कि वो कब आएंगे, बेटा देख लो मुझे, तुम कल क्यों नहीं आए थे, मुझे लगा कि तुम्हारा तब पेशेंट अपनी दुख दर्द छोड़ करके डॉक्टर के बारे में पूछता है कि वो आज दिखा नहीं है मुझे। तो एक ऐसा ट्रेनिंग था सफदरजंग अस्पताल में कि आपको एक लाइफ टाइम एक वो ट्रेनिंग मिला है। और मैं सफदरजंग का भी काफ़ी वहाँ पे काम सीखने को मिला, पेशेंट केयर सीखने को मिला और एकेडमिक्स भी वहाँ से सीखने का। उसके बाद मैं MGM मेडिकल कॉलेज एंड LSK हॉस्पिटल किशनगंज में MD डर्मेटोलॉजी में एडमिशन ले लिया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर दिलीप जायसवाल सर का, जिन्होंने इतनी बेहतरीन चिकित्सा व्यवस्था वहाँ पे कायम की है। और शायद ईस्ट जोन का वन ऑफ द बेस्ट जो डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट है वो मगध मेडिकल कॉलेज किशनगंज का कहा जा सकता है कि उस तरह से इतने अच्छे शिक्षक मुझे वहाँ मिले, चाहे मेरे शुरुआती दौर से लेकर के अंत तक। और ख़ास करके मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे जो थीसिस गाइड बने डॉक्टर प्रोफेसर संजय घोष सर, उन्होंने इतने अच्छे से सब चीज़ों को ग्रूम किया। खास करके मैं लाइफ में शायद इस मीडिया से एक संदेश देना चाहूँगा मैम को, डॉक्टर प्रोफेसर संजय घोष सर की मैम को, कि उन्होंने जितना प्यार दिया है मुझे शायद मैं नहीं भूल पाऊँगा। और जितना लगाव रखा है मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ, मेरे बच्चों के साथ। मैम आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको हमेशा याद करते रहता हूँ क्योंकि उनसे भी काफ़ी चीज़ सीखने को मिला। आप एक स्टूडेंट को कैसे रखते हैं और कैसे आप अपने स्टूडेंट्स को बात करते हैं, कैसे अपने स्टूडेंट्स का केयर करते हैं। और इन केयर्स को मैं अपने स्टूडेंट्स पे भी करता हूँ, अप्लाई करता हूँ कि भाई मेरे शिक्षक के परिवार ने इतना स्नेह, इतना प्यार दिया है, कहीं कुछ मेरे में कमी नहीं रह जाए कि मैं अपने विद्यार्थियों को कुछ कमी छोड़ दूँ। ये मेरा एक सिंबल ही हो गया है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को काफ़ी केयर करूं। और ये जो ट्रेनिंग मिली है डॉक्टर प्रोफेसर संजय घोष सर
और मैम के थ्रू मिली है मुझे कि कैसे अपने स्टूडेंट्स को केयर किया जा सकता है। बाकी शिक्षक, वहाँ के जितने भी शिक्षक हैं वहाँ के, वो काफ़ी अच्छे रहे। मुझे काफ़ी तरह से वहाँ पे भी ग्रूम किया गया, डिसिप्लिन सिखाई गई, पढ़ाई सिखाई गई, एक्स्ट्रा करिकुलर भी सिखाया गया, जितने लेजर्स ट्रेनिंग एंड ऑल वहाँ पे सिखाया गया। और जब मैं वहाँ से पास करके आके पटना में क्लिनिक खोला तो मुझे एक अपने कलीग, अपने कंटेम्प्रेरी कलीग ने बोला कि तुम कैसे इतना जल्दी क्लिनिक खोल दिए, कहीं तुम ट्रेनिंग लेने क्यों नहीं गए? तब मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मैंने पीजी करते ही पढ़ाई और सीखने का, अभी भी मैं सीख रहा हूँ, अभी भी पढ़ रहा हूँ, अंत नहीं होता, लेकिन इतना आ गया था कि नहीं, अब मैं अपने से क्लिनिक खोल सकता हूँ। और मुझे याद है कि मेरे जो गाइड डॉक्टर प्रोफेसर संजय घोष सर ने पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो, तुम एकेडमिशियन बनना चाहते हो या प्रैक्टिशनर बनना चाहते हो? तो मैंने सर को कहा कि सर मैं दोनों बनना चाहता हूँ, मैं एकेडमिशियन भी बनना चाहता हूँ और प्रैक्टिशनर भी बनना चाहता हूँ। तो सर ने कुछ देर सोचा, बोला कि तब ठीक है, तुम देखो तुम कैसे, अगर प्रैक्टिशनर बनना चाहते हो तो तुम थोड़ा बहुत इधर उधर प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। तो सर ने बताया और इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं जब एमडी किया तो उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए तुरंत उतर गया, क्योंकि मैं पीजी सीट में ही थोड़ा बहुत छिपछपा के प्रैक्टिस कर लेता था। इसके लिए मैं डॉक्टर सौरभ कुंडू सर का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग जो इतना डर्मेटो सर्जरी और लेजर्स का ट्रेनिंग उन्होंने दिया, वो काफ़ी सहायक रहा मेरे लाइफ में। इसके अलावा डॉक्टर पीके साहा सर ने भी काफ़ी अच्छा थ्योरेटिकल ज्ञान दिया, और डॉक्टर सत्यप्रकाश सर हैं वहाँ, डॉक्टर घोषाल सर थे, डॉक्टर एस आर गुप्ता सर, डॉक्टर किसले घोष सर। एक ऐसे शिक्षक का समूह मुझे मिला कि मुझे लगता है कि सभी की जीवा पर सरस्वती विराजमान। और जब पूछे थे विकास ये मुझे बताओ, ये चैप्टर मुझे बताओ, और बोलता था सर कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो हम बोलते थे सर ये इसका आंसर हो सकता है। तो बोलते थे देखो ये किताब का पेज नंबर, पैरा नंबर, लाइन नंबर और साइड में लेफ्ट राइट देखो ये लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन। मैं खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरे एमडी में एक ऐसे शिक्षक समूह का मुझे साथ मिला और उनसे ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला। शायद ही किसी को इतना ज़्यादा इनरिच डिपार्टमेंट मिल पाता है। आज भी हमारा जो किशनगंज मेडिकल कॉलेज है वो काफ़ी इनरिच्ड है डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट, और इसके लिए मैं सबों का अपने लाइफ में धन्यवाद करता हूँ। जब मैं किशनगंज से आया तो कुछ दिन के लिए मैं सासाराम में जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे रहा। उसके बाद मैं IGIMS में चला आया। IGIMS में आने के बाद आई एम द फर्स्ट स्किन स्पेशलिस्ट टू ज्वाइन IGIMS ऑफिशियली। और मैंने लिटरली वहाँ का ताला, चाबी से ताला खोल करके ही अपने सीट पे बैठा। उसमें साइकेट्री और स्किन को एक ही साथ मिला रूम, तो ताला खोल करके ही वहाँ मिला, और उसके लिए काफ़ी मुझे प्रयास करना पड़ा। बोलते हैं कि सफलता कभी आसानी से नहीं मिलती है, तो ये जो सफलता विभाग खोलना IGIMS में मेरे लिए अपने आप में गर्व की बात है कि मेरे से ही वहाँ पे विभाग खुला। और लिटरली मैंने अपने वो जो ताला का मिला, लाओ मुझे चाबी लाओ, वो ताला बहुत दिन से रूम बंद था, तो मैंने उसको साफ करके फिर अपने से ताला का चाबी खोला। और वहाँ खोलने के बाद बैठा, और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में भी साथ में एक ही साथ अलग अलग चेयर में साथ में चेयर लगा हुआ था, और साथ में वहाँ खुला, और काफ़ी मेहनत करना पड़ा उस विभाग को खोलने के लिए। फिर वहाँ पे भी मेरे पास एक वाकया है, ये मैं शायद सबको, अपने स्टूडेंट्स को और पब्लिक में भी बहुत बार शेयर कर सकता हूँ, खास करके चिकित्सकों के बीच में, कि एक वाकया आया कि एक बहुत ही गरीब पेशेंट, बाइलैटरल मैस्टेक्टोमी, यानी कि दोनों उसके जो स्तन है उसको कैंसर के कारण काट के हटा दिया गया था, बहुत गरीब, और उसके पास दवा खरीदने की पैसा नहीं थी, और मेरे पास आई किसी कारण से कि, और वो स्किन विभाग में ही दिखा के गई थी, वो दवा भी खरीदने के उसके पास पैसे नहीं थे। तो रोते रोते मेरे पास आई कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे ससुराल वाले ने निकाल दिया है, और मेरे पास जाने का भाड़ा नहीं है। तो मुझे वो एक वाकया इसलिए याद है कि तब मुझे बहुत ही ख़राब लगा कि इतनी दीन दुखी दुनिया ने भी उसे ये कर दिया, तो मेरे पास कुछ दवा रहा होगा उसमें, तो मैंने उसको दे दिया। और उसके बाद फिर मेरे पास जितना भी पैसा था उस समय, उसमें से 10, 20, 50 रुपये बचा के अपने लिए मैंने उस महिला को दे दिया, उस दुखी महिला को दे दिया। काफ़ी अच्छे से मैंने बात किया, उसको समझाया, उसको प्रेरित किया, और जाते जाते उसने मुझे बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दिया।
मैं चेहरा आप धीरे धीरे तो नहीं याद रख पा रहा हूँ, लेकिन एक इमेज है उस लेडी का। इमेज इसलिए है कि शायद उस समय मेरे सामने भगवान ही आ गए हों और मुझे टेस्ट कर रहे हों कि ये कैसा चिकित्सक है। और वो जब लेडी चली गई तो आधे 1 घंटे के बाद मेरे पास फ़ोन आता है कि अरे डॉक्टर विकास आप क्या कर रहे हैं, तो आपका तो NMCH में असिस्टेंट प्रोफेसर में हो गया है। तो इट वाज ए प्रमोशन फॉर मी कि आप सीनियर रेजिडेंट हैं अभी और अचानक 1 घंटे के अंदर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रमोट हो जाते हैं। तो ये एक वाक़या है मेरे लाइफ का और मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ चिकित्सकों के बीच में, खासकर बोल रहा हूँ कि आपका पेशेंट आपके लिए भगवान है और आप अगर अच्छे से उसे ट्रीट करते हैं, आप उसके साथ सिंपैथी रखते हैं, आप उसके साथ एम्पैथी रखते हैं, आप उसके साथ एक ऐसी भावना रखते हैं कि जैसे वो पेशेंट आपका ही कोई ना कोई रहा हो और आप उसको इस सोच के साथ अगर ट्रीटमेंट करते हैं। मैं अपने सभी छात्रों को, छात्र छात्राओं जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनको बताता हूँ, कोई पेशेंट आता है तो आप उसके साथ सिंपैथी एम्पैथी रखें, अच्छे से काउंसलिंग करें, उसको थोड़ा समय दें। डांटना है, कभी कभी मैं भी अपने पेशेंट को डांटता हूँ, तो वो डांटना एक समझाने वाला डांटना है, लेकिन कभी भी पेशेंट को इग्नोर नहीं करना है, उनसे झंझला के बात नहीं करना है। ये एक सीखने को मिला है इन सब क्रम में। और उसके बाद मैं फिर NMCH में चला आया। NMCH में आने के बाद वहाँ पे काफ़ी मुझे और भी अपने आप को जो चीज़ें थी उसको सीखने के मौके, एडमिनिस्ट्रेटिव काम, डॉक्टर प्रोफेसर S मिश्रा सर वहाँ के उस समय हेड थे और सारी फैकल्टीज़ ने मुझे वहाँ काफ़ी मदद की उसके लिए। और फिर उसके बाद NMCH में मैं धीरे धीरे वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ साथ सर के साथ साथ शैक्षणिक कार्यों में भी मैं लगा रहा निरंतर। वहाँ पे एक मेरा कर्मस्थली बन गया। और मुझे याद है कि वहाँ की प्रिंसिपल डॉक्टर प्रोफेसर शिव कुमारी मैडम ने एक दिन रात में फ़ोन किया, हमारे यहाँ इंस्पेक्शन चल रहा था, कि डॉक्टर साहब आप जाएंगे, आपके इंस्पेक्टर आए हुए हैं, रात के 9 बज रहे हैं, थोड़ा जा करके एक फ़ाइल पहुँचानी है। बोले क्यों नहीं मैम, मेरे छात्र हैं और मैं क्यों नहीं जाऊँगा, ये मेरी ड्यूटी के पार्ट है, मैं ज़रूर जाऊँगा। और मैं उस रात गया वहाँ पे, वहाँ जो इंस्पेक्टर आए थे MCI के, उस समय के MCI के, उनसे मिला, उनको फ़ाइल दिया और सर ने भी काफ़ी अच्छे से बाद में रिपोर्ट लिखा। और हमारा जो पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट है वो उसके बाद से रिकॉग्नाइज़ हो गया। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि उस समय 4 बैच निकल गई थी और डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज़ नहीं हुआ था, लेकिन उस दिन सर के साथ बैठ के बात करके कन्विंस करके जो रिपोर्ट आई, बाद में जो रिपोर्ट दी गई, MCI ने उसे समझा कि नहीं यहाँ रिकॉग्निशन दिया जा सकता है, और वो उस समय का जो NMCH का स्किन डिपार्टमेंट वो रिकॉग्निशन मिला। मैं खुश बहुत हूँ इसलिए कि हमारे उस समय जो पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे थे काफ़ी दुखी थे, संशय में थे कि हमारी भविष्य क्या होगी, हमें नौकरी कौन देगा, किन्हीं की शादी हो गई थी और परिवार कैसे चलेगा। उस समय जो एक चेहरे थे हमारे छात्र और छात्राओं के कि डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज हो गया है, तो आप किसी चीज़ के लिए लगते हैं और उसके लिए दिल से निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, और जब आपको उसका जो परिणाम उचित और पॉजिटिव मिलता है तो वो एक खुशी मिलती है। और एक सामूहिक खुशी थी वो कि आपके बच्चे, आपके स्टूडेंट्स दुखी हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उदास हैं, न पढ़ पा रहे हैं, और उस बीच में अगर ये आपको खुशी लगती है कि ये काम हो जाता है, डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज हो जाता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और मैं भाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने उस काम के लिए अगर छोटा सा भी अपना कुछ सहयोग दिया होगा तो और उस चीज़ का मैं पार्ट बना, तो ये मेरे लिए भी गर्व की और गौरव की बात है कि फिर NMCH से मैं पटना चिकित्सा महाविद्यालय में आ गया। और NMCH में रहते रहते ही एक सहरसा में कॉन्फ्रेंस हुई इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, वेनेरोलॉजिस्ट एंड लेप्रोलॉजिस्ट की। और उसमें मुझे बोला गया कि आप इसके सचिव बन जाइए, अखिल भारतीय चर्म रोग, यौन रोग और कुष्ठ रोग संघ बिहार शाखा की। और मैं उसमें शुरू में मना कर रहा था, लेकिन सब मैंने काफ़ी सीनियर्स में बोला कि नहीं आप बन जाइए, और मैं उस समय बना, सचिव बना। मैं 4 साल तक IADVL जिसको मैं कहता हूँ, इंडियन एसोसिएशन डर्मेटोलॉजिस्ट, वेनेरोलॉजिस्ट एंड लेप्रोलॉजिस्ट, बिहार स्टेट ब्रांच का सचिव रहा। 4 साल में मैंने अपने स्टेट को अपने टीम मेंबर्स के सहयोग से, ऑब्वियसली कोई भी आदमी अकेले काम नहीं करता है। इट इज़ ऑलवेज अ गुड लीडर ऑलवेज कम एंड मूव विथ हिज टीम
एंड अप्रिशिएट हिज टीम। सो मेरी टीम ने इतनी मेहनत की कि सचिव रहते रहते मुझे 4 साल में 3 बार नेशनल लेवल का बेस्ट स्मॉल ब्रांच अवार्ड मिला टू आवर स्टेट ब्रांच, और 1 बार बेस्ट कम्युनिटी डर्मेटोलॉजी अवार्ड मिला। तो ये 4 साल में है। और इन सब कार्यों को देखते हुए 2021-22 में मुझे IIDVL नेशनल प्रेसिडेंट की तरफ से प्रेसिडेंट अप्रिशिएशन अवार्ड में मिला। तो आप जब काम करते हैं तो आपको लगता है कि क्यों कर रहे हैं, क्या होगा, बट मैं बताना चाहूँगा कि आप जब काम करते हैं तो आपको ये नहीं सोचना है कि इसका फल क्या होगा। मैंने पहले भी कहा है अपने इस टॉक में कि आपका काम कभी जाया नहीं जाता है। आप आज एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हो सकता है इसका काम कल होकर आपके अपने बच्चे को पढ़ाने में काम आ जाए। आज आप किसी को मदद कर रहे हैं, हो सकता है कल वो आपको वही किसी ना किसी रूप में मदद के रूप में आ जाएगा। मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मुझे एक सर्टिफिकेट बनाना था, बहुत ही अर्जेंट था बनाने का, और मैं पटना के कलेक्ट्री ऑफिस में चला गया, और वो ऐसा सर्टिफिकेट था, रेजिडेंसी सर्टिफिकेट था कि मुझे चाहिए ही चाहिए था। नहीं चाहने से शायद मेरा कहीं ना कहीं लगता कि नहीं, अब फिर से एफिडेविट देना पड़ेगा कि ये सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है, क्योंकि रेजिडेंसी सर्टिफिकेट इसका आजकल 1 साल तक ही वैलिड रहता है। और मैं पटना कलेक्ट्री के काउंटर पे चला गया कि मुझे सर्टिफिकेट बनाया, उस समय ऑनलाइन नहीं होता था। और जब मैं काउंटर के पास पहुंचा तो मुझे काउंटर के उस साइड से एक आवाज़ शख्स नज़र आया, बोला कि डॉक्टर विकास शंकर हैं आप क्या, चर्म रोग विशेषज्ञ? तो मैंने बोला कि हैं, आप मुझे कैसे पहचानते हैं? तो उसने बोला कि सर आपको पता नहीं है, मैं आपके क्लिनिक में गया था और मैं बहुत परेशान था, बहुत दुखी था, और आपने मुझे बहुत ही अच्छे से बात किया, आपने मुझे सहयोग दिया और मैं ठीक हो गया। तो सर बताइए आपका क्या काम है? तो मैंने उसे बताया कि मुझे ये एक रेजिडेंसी सर्टिफिकेट चाहिए। बोला सर आप उधर से आ जाइए, उसमें कुछ सरकारी फीस लगती थी। उस शख्स ने वो फीस लिया, बोला आप बैठिए, मैं आ रहा हूँ 10 मिनट 15 मिनट में, घबराइए नहीं सर आप। और उसने आया, वो कलेक्टर के पास गया मेरे लिए दौड़ करके, वहाँ से मोहर लगवाया उसमें, और 10-15-20 मिनट में वो आया मेरे पास लेके, सर ये आपका सर्टिफिकेट तैयार है। तो मैंने क्या बोला कि आप किसी शख्स को मदद करते हैं तो ये जरूरी हो सकता है वो कल आपके लिए एक मददगार तैयार हो जाए। इट इज़ ऑलवेज ए चेन रिएक्शन। किसी को मदद करने से आप मत हिचकिचाइए। किसी को 1 गिलास पानी भी देना है तो आप तुरंत दीजिए, क्योंकि ये आप आज 1 गिलास पानी दे रहे हैं, कल हो सकता है कि ये आपका कोई पसीना पोंछने वाला बन जाए। तो ऐसी कई घटनाएं हैं मेरे लाइफ में जो मुझे प्रेरित करती है और अच्छा करने के लिए। मैंने IGMS का बताया, मैंने अभी मैं नॉटर डेम स्कूल और सेंट माइकल्स में भी बहुत एक्टिव रहा। मैं एलुमनाई में सेक्रेटरी रहा, नॉटर डेम में पेरेंट टीचर एसोसिएशन सेक्रेटरी रहा। मैं घटना एक बता रहा हूँ, मैं एक एक्टिविटी करा रहा था, स्टैंडर्ड 1 का एक क्लास में ड्राइंग पेंटिंग कंपटीशन था, और वहाँ एक बच्ची लिख रही थी और वो ड्राइंग कर रही थी, और उसने एक पेड़ बनाया और उसमें एक एप्पल जैसा ये बनाया, और उसको सबको उसने ग्रीन 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 कर दिया। तो मुझे लगा कि मैंने पूछा कि ये किस चीज़ का पेड़ है बच्चे से, तो बोला कि ये एप्पल का पेड़ है। तो मुझे लगा कि बच्चे ने एप्पल को रेड कलर करना भूल गई है। तो मैंने बोला कि बेटा मुझे लगता है ना आप यहाँ कलर करना भूल गई हैं। तो उस छोटे से बच्चे ने मुझे जो सिखाया मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूँ। वो छोटी सी बच्ची ने मुझे 2 मिनट तक ऐसे ऊपर करके देखा। मैं बता रहा हूँ 2 मिनट तक। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, कितने ना समझ है अंकल या कितने अज्ञानी है अंकल, इनको कुछ नहीं आता है। और 2 मिनट के बाद बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ मुझे बोला कि अंकल इट इज ए ग्रीन एप्पल। तो मुझे उस दिन ये एहसास हुआ कि जहां हमारा सोच खत्म होता है वहां बच्चों की सोच शुरू होती है। हम कितने भी बड़े हो जाएं, जो न्यू जनरेशन है उनसे हमेशा सीखने के लिए कुछ ना कुछ मिलता है। वो भी एक ऐसी घटना है मेरी लाइफ की जो मुझे लगा कि नहीं, आप जितना इंटरेक्ट करेंगे न्यू जनरेशन के साथ, आप जितने नए लोगों से मिलेंगे, आप उतने सीखेंगे, आप अपने आप को उतने परिपक्व बनाएंगे, आप उतने ही अपने आप को और सीजन बनाते एक अच्छे शेप में अपने करियर को, अपने लाइफ को आगे ले जा सकते हैं। उसी तरह से जब मैं PMCH में आया तो उसके बाद मैं IIDVL का सेक्रेटरी रहा, और फिर मैं
डॉक्टर पी विश्वेश्वरन का, जिनका मैं जिक्र पहले कहा था, जिन्होंने कहा था इफ़ यू एम द स्काई यू विल रीच अप टू योर ग्रैंड मदर नोज। जब आप आसमान छूना चाहते हैं तो अपनी दादी के नाक तक ही पहुंच सकते हैं। सो मैंने उसको किया कि पहले तो एक छोटा सा जगह खोजा और क्लिनिक के लिए इसके पुरी में, और फिर मैंने एक इंटीरियर डेकोरेटर को तैयार किया, पूछा कि भाई इसका, तो उन्होंने आके एक मुझे फाइल बता मैपिंग करके दिया, इतना बाई इतना का ये कमरा ऐसे ऐसे है। और फिर मुझे कि आप बजट बना के दो, तो उन्होंने मुझे बजट बना के दिया अराउंड 1 करोड़ रुपए का इंटीरियर करने का। तो मैंने सोचा कि इसमें तो एक मैं फ्लैट खरीद सकता हूँ, मैं 1 करोड़ रुपया सिर्फ इंटीरियर में मुझे ना जायज़ नहीं लगा। फिर मैंने ठाना कि नहीं, मैं डॉक्टर हूँ इसीलिए लग रहा है कि वो ज़्यादा मांग रहे हैं। ये हमें देखने को मिलता है, लोग कहते हैं कि डॉक्टर बहुत लेते हैं, नहीं, डॉक्टर के नाम पे हमें भी बहुत लूटा जाता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब वो डॉक्टर साहब हैं तो अरे ये तो उनके पास बहुत पैसा होगा, तो ज़्यादा दे सकते हैं, इनको ज़्यादा रेट कोट कर दो, और ये एक आम धारणा है। लेकिन इससे हमें सीखने की ये चीज़ है कि फिर मैंने किसी भी आर्किटेक्ट को अपने उस प्रेमाइसेस में जो मैंने वो रेंट पे लिया था, स्किनेज का जो किया हूँ, मैंने सोचा कि इसको मैं ही बनाता हूँ। और अपने कुछ मित्रों से आइडिया ले करके और टाइम टू टाइम किसी ना दोस्त को, मित्र को या किसी एक्सपर्ट को बुला के पूछा था कि यहाँ पे अगर वॉलपेपर लगेगा तो कैसा लगेगा। तो किसी ने बोला बहुत अच्छा लगेगा, किसी ने बोला कि मत लगवाइए, किसी ने बोला कि इस तरह का लगेगा। फिर मैं सबको ले करके फिर रात में बैठता था और सोचता था कि इसमें क्या करना है। फिर अपना सेल्फ डिसाइड किया कि क्या करना है इसमें। अपनी पत्नी से पूछा, अपनी मदर से पूछा कि क्या करना है, और मदर से लास्ट में पूछा इसीलिए कि जब तक ये मेरी क्लिनिक बनी नहीं थी और जब तक इनॉग्रेशन नहीं होना था, इनॉग्रेशन में पूजा के 3 दिन पहले अपने मेरे पिताजी को बताया कि ऐसा क्लिनिक खुल रहा है, नहीं तो उसके पहले मेरे घर में किसी को पता भी नहीं था। और मैंने एक ऐसा एडवांस सेंटर बनाया जो ईस्ट जोन का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड लेटेस्ट सेंटर है वो। तो मैं इससे ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप उस क्षेत्र के नहीं भी हैं, लेकिन अगर आप जागरूक हैं तो आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। कोरोना के समय में चलते चलते मैं एक और बात कहूँगा। कोरोना के समय में मैंने एक चीज़ सीखा, ये जो सब लिखा है जिंदगी, तो मुझे भी कोरोना हो गया था और मुझे लगा कि मैं लोगों को क्या संदेश देना चाहता हूँ, मुझे कुछ अगर हो गया तो व्हाट विल बी द टैगलाइन फॉर मी। तो मैंने लिखा आई नेवर ड्रीम सक्सेस, आई वर्क फॉर इट। कोरोना ने मुझे एक चीज़ सिखाया, ये जिंदगी है आपकी, जीना है आपको, मेहनत भी करनी है और लोगों की सेवा भी करनी है, समय भी बचाना है और समय को खर्च भी करना है। तो एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। और मैंने एक चीज़ ये सोचा कि अगर आप दिन भर मेहनत करते हैं तो आधा घंटा 45 मिनट एक दिन का आपका अपना होना चाहिए। आप उसमें गाना गाएं, आप उसमें सोएं, आप उसमें मोबाइल देखें, आप उसमें, बट वो आधा घंटा 45 मिनट आपका होना चाहिए जिसमें आप रिलैक्स करें, और वो आपको दूसरे दिन के लिए एनर्जी भी देती है। मैंने भी किया, मैंने एक मोबाइल में कैरोके गाना गाना ये किया, कुछ पेंटिंग का भी ट्राई किया, कुछ अदर एक्टिविटीज़ किया उस समय में, और वो हाफ एन आवर टू 1 आवर मेरा अपना है। सो आप जब छोटे से बड़े होते हैं, जिंदगी की रफ्तार चलती रहती है अनवरत, कभी ऊंचाई जाती है, कभी नीचाई आती है, कभी दुख आता है, कभी दर्द आता है, कभी खुशी आती है। हर पल आपका बदल रहा है और हर पल में खुशी भी है, दुखी भी है, मेहनत भी है, आराम भी है। आपको खुद सोचना है कि हमें अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है और किस तरह से हम लोगों की मदद कर सकते हैं। यही मेरी ज़िंदगी का मूल मंत्र है कि अगर आपके पास कोई लोग आ रहे हैं तो आप उनको मदद करिए। आप अपने प्रोफेशनल एक्सीलेंस के लिए आप जो कर सकते हैं करिए, जितना मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि 2 चीज़ की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। एक है शिक्षा और दूसरा है मेहनत। ये दोनों में आपको तालमेल बैठाना पड़ेगा। अगर ये दोनों में तालमेल नहीं रहता है तब आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो आप शिक्षित बने, मेहनती बने, ईमानदार रहें, लोगों की मदद करें और कुछ ऐसा करें कि आपको लोग कहें
कि गर्व है। और ये एक ऐसी प्रेरणा है, शायद जब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे तब जब आपकी लोग तारीफ कर रहे हैं और आपको ही गूज़बम्प आ रहा हो। तो मुझे लगता है कि ये जो खुशी है, ये जो हंसी है, ये जो सफलता का एक राग है, ये अगर आप ज़िंदगी में कभी भी महसूस किए हों तो यही आपकी सफलता है। सफलता ना तो पैसे से आ सकती है, सफलता ना तो बहुत ऊंचाई बड़े बड़े बिल्डिंग बना के आ सकती है, सफलता ना ही आपको बहुत कुछ कार्य करके और बहुत सारी चीज़ों से आ सकती है। आप, मेरी सफलता का पैमाना शायद यही है कि आप कितना अच्छा लोगों के लिए कर सकते हैं और लोग आपके लिए कितना अच्छा कर सकते हैं। उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं और सफलता में एक चीज़ है कि आपके परिवार लोगों का भी काफ़ी सहयोग रहता है, खास करके आपके माता पिता, भाई बहन, आपके ससुराल के पक्ष के लोग, आप, और खास कर आपकी जो पत्नी है या फिर आपके हस्बैंड हैं, इक्वली आपके लिए रहते हैं। आपको कभी कभी लगता है ये चीज़ कि शायद वो उतना मेहनत आपके लिए नहीं कर रहे हैं। अगर आप सफल हो रहे हैं तो ये बात है कि आपके पीछे कोई खड़ा है आपको वो सपोर्ट देने के लिए, शायद वो दिखता नहीं है। तो मैं इस माध्यम से अपने सारे परिवारजनों को, अपने माता पिता, भाई बहन, सभी लोगों को, मैं खास के अपनी पत्नी को भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि शायद मैं ये बोल नहीं पाता हूँ कि आप लोग कितने मुझे हेल्प करते हैं, बट ये मैं हमेशा महसूस करता हूँ। शायद मैं उतना टाइम भी नहीं दे पाता हूँ इस बिजी शेड्यूल में कि मैं ये बोल पाऊँ कि आप लोग मेरे लिए कितने मेहनत करते हैं, मेरे लिए कितना स्टैंड करते हैं। सो मैं इन सब शब्दों के साथ अभी यहाँ मैं विराम दूंगा। मैं अपने इस जीवन यात्रा में उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने कभी मुझे कुछ भी सिखाना चाहा, मुझे कभी कुछ बताना चाहा, कभी मुझे कुछ परेशानियां भी दी जिनसे मैंने उनसे कुछ सीखा, वो भी मेरे एक टीचर रहे। और उन लोगों का तो सहृदय धन्यवाद जो लोग आज तक मेरे साथ हमेशा खड़े हैं। मैं उन सबों का इस्तेमाल करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। मेरी जीवन यात्रा इसी तरह अनवरत चलती रहे। आप लोगों के साथ ये शुभकामना की कामना करता हूँ, मैं कुछ और अच्छा कर पाऊँ, मैं अपने समाज और देश के लिए कुछ कर पाऊँ कि शायद ये नाम हो पाए कि हाँ, एक डॉक्टर विकास शंकर आपके बीच का ही है। धन्यवाद।